एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एमसी उन दोनों को मार देता है और उन दोनों को मारने के बाद मन में सोचते हो क्या लगता है कि मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से मार दूंगा। उसको मारने के बाद उसका गोश्त उसके पास आने लगता है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी उसे कहने लगता है, क्या तुमने वाकई में इस जुओ जिंग के प्राइवेट हाउस को, स्टोर हाउस को ढूंढ लिया है? इस जुओ जिंग ने अपनी सबसे ज्यादा फाइनल मूव का इस्तेमाल किया था अभी जब उससे ये फाइट करने में लगा हुआ था। तो मुझे इस बात का डर है कि इसने जो चिल्लाया था, इतनी भयंकर आवाज निकाली थी, जिसके कारण आसपास के जितने भी आउटर साइड लोग रहते हैं उन सभी लोगों ने इसकी आवाज जरूर सुन ली होगी और हमें अपनी सर्च की स्पीड को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा और जितना भी खजाना जहाँ पर मिलता है सब कुछ लूट कर यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और सोचते हुए कहने लगता है, क्या अभी मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो गई होगी? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है और सिस्टम चेक करने लगता है, ऑप्टिमाइज करने लगता है और अपडेट प्रोग्रेस उसकी चालू हो जाती है। सिस्टम उसे वेट करने के लिए कहने लगता है। जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि ये आखिरकार ऑप्टिमाइजेशन और अपग्रेड क्या है? ऐसा तो मैंने कभी भी पहले सिस्टम में नहीं देखा है अभी तक। क्या ये इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, जिससे करंट सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। और नेक्स्ट सीन हमें कुंगी टाउन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी वापस आने के बाद काफी ज्यादा चैन की सांस लेते हुए कहने लगता है कि इस पूरे के पूरे टाउन में सभी लोगों ने जुओ जिंग की जो चिल्लाने की आवाज थी वो सुन ली है और 5 चैनल जो बंदा था जिसको मैंने मारा था उस बुड्ढे पर सारा का सारा इल्जाम आ गया है कि उसने ही इसको मारकर यहाँ से भाग गया है और मैं वहां से निकलने में कामयाब रहा उस भीड़ भाड़ के समय में। और घर आने के बाद वो अपने डॉग को ढूंढते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ये डॉग कहाँ चला गया, लगता है कि ये भूखा होगा काफी समय से, मैं अभी इस घर में काफी दिनों से नहीं आया हूँ जिसके कारण। और जैसे ही हमारा एमसी अपने कमरे के अंदर जाता है तो वो जो सीन देखता है उसको देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसका डॉग उसकी जो मीट होती है ना स्नेक की वो खाने लगा होता है और बेड पर आराम से पड़ा हुआ होता है और बढ़िया आराम से चिल मार के वो डॉग सो रहा होता है। तभी अचानक से वह डॉग कुछ नोटिस करता है और वह आंखें खोलकर देखने लगता है। तो वह अपने सामने अपने ओनर यानी कि हमारे एमसी को देखता है। तो देखने के बाद वह काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि हमारा एमसी इसको घूर घूर कर देखने में लगा हुआ है इस समय पर और इसके बारे में हमारा एमसी कर भी नहीं कुछ सकता, क्योंकि हर तरफ इस डॉग ने बहुत ज्यादा गंदगी मचा रखी है और इस डॉग से परेशान हो चुका होता है और अपना तलिस्मान निकाल कर कहने लगता है कि तुम बस मेरे घर में सोते हो, खाते हो, सोते हो, खाते हो दिन भर और कुछ नहीं करते हो। तुम कितनी ज्यादा कंफर्टेबल वाली लाइफ जीने में लगे हो। अब कितने मुझे इस पाजी तालिस्मान का यानी कि क्लींसिंग तालिस्मान का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाकई में बर्बादी है, बर्बादी और कुछ नहीं। तभी नेक्स्ट सीन हमें बर्निंग सनसेट ब्रांच का दिखाया जाता है, जहां पर कोई कह रहा होता है कि जो 5 चैनल लीडर है वो कभी भी लेफ्ट हैंड गार्डियन को स्टेप करने के बाद वापस शो नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि जो न्यू सेक्ट लीडर है वो राइट हैंड गार्डियन लियू यांग होंगे। और जो राइट हैंड गार्डियन है उन्होंने मीटिंग के लिए सभी के सभी सेक्ट मेंबर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया है। लगता है कि वे इस मैटर के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। तभी वहां पर वो आता है और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोगों में वाकई में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी है, तुम कितनी ज्यादा बकवास करने में लगे हुए हो आसपास में, जैसे ही कोई क्लास टीचर चिल्लाता हो स्टूडेंट्स पर, कुछ वैसे ही। जब बाकी के डिसिबल उस बंदे को देखते हैं तो चिल्लाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो? तुम हमारे बर्निंग सन सेक्ट में आ गए हो और हम पर जजमेंट थोपने में लगे हो जैसे कि तुम्हारे बाप का राज हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को। तभी जिस बंदे से वो कहने में लगा होता है वो बंदा उस लड़के के थप्पड़ मारता है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से मुझसे बात करने की। और तभी वहां पर वो राइट हैंड गार्डियन आता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता भी कि तुम आखिरकार किससे बात कर रहे हो समय पर। तुम इस समय पर सेक्ट लीडर्स न्यू आई मीन इस साइड के नए सेक्ट लीडर से बात करने में लगी हुई है, जिसे हेडक्वार्टर के द्वारा भेजा गया है। इनका नाम ब्लड फैन स्कॉलर डुओ येनफेंग है। जल्दी से इनसे माफी मांगो फटाफट से। ये बात सुनने के बाद वो स्टूडेंट उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा सेक्ट लीडर। तभी राइट हैंड गार्डियन उसे बताने लगता है उसके बारे में कि आखिरकार ये बंदा है कौन, और बताता है कि 7 साल पहले जो सेक्ट लीडर डुआन है उन्होंने ऑलरेडी इनर क्यू रियल में पहुंच चुके थे और इस समय पर वह 3rd रैंक पर हासिल कर चुके हैं मास्टरी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर। जब बात करें इनकी स्ट्रेंथ के बारे में तो ये प्रीवियस सेक्ट लीडर थे ना उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। क्या यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है हमारे सेक्ट में क्या इतने ही लोग हैं क्या? हमारे नए सेक्ट लीडर को देखने के लिए सभी के सभी लोग क्यों नहीं आए यहाँ पर? यह बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि ये बात उन सभी के लिए भी न्यू होती है। तभी नया वाला सेक्ट लीडर अनाउंस करते हैं उससे कहने लगता है कि आज से और अभी से मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मैं इस सेक्ट लीडर के तौर पर क्विंगी सिटी ब्रांच में जो सेक्ट है ना इसके सेक्ट लीडर के तौर पर आपको सर्व करूंगा। और आज से और अभी से मैं लियू यांग को लेफ्ट हैंड गार्डियन और तान फेंकाओ को राइट हैंड गार्डियन की पोजीशन में सौंपता हूँ। इसकी बात ये बात सुनने के बाद कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं होता और सभी के सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं। तभी हमारे एमसी बाई जीओ को बुलाया जाता है और कहने लगता है कि तुम जल्दी बूजियांग काउंटी की तरफ बढ़ोगे जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहां पर हमारा नाम रोशन करोगे और जब तुम ग्रो हो जाओगे तो हमारी क्विंगी ब्रांच पर भी नजर बनाए रखोगे, कभी भूलोगे नहीं। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जी बॉस मैं समझ गया हूँ, मैं हमेशा सेक्रेटरी कमांड के बारे में ध्यान रखूंगा कि आपने मुझसे क्या कहा था।
तभी वहां पर वो उस बुड्ढे के पास आ जाता है, दोनों बैठकर बातें करने लगे होते हैं। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है, क्या तुमने अपने सभी के सभी फैमिली मेंबर्स के साथ बाय बाय सायोनारा कर लिया है क्या? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने सारी की सारी अरेंजमेंट ऑलरेडी बना दी है। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है, वो अंकल उससे कहने लगता है कि जो वूजियांग काउंटी है वो इस काउंटी टाउन से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस क्योंकि टाउन से, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और तभी वह एक पर्ची देता है और उससे कहने लगता है पर्ची देते हुए कि ये एक ऐसा एड्रेस है जो जिस जगह पर मेरे सीनियर ब्रदर रहते हैं, और मैंने वहाँ पर तुम्हारे लिए इस इंट्रोडक्शन लेटर को लिख लिया है। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े तो तुम उसे जाकर ढूंढ सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जिस बंदे को तुम ढूंढने जा रहे हो या फिर जाओगे, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जैसे कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि हमें उससे मिले हुए काफ़ी समय गुजर चुका है, कम से कम 10 साल गुजर चुके हैं। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उस बंदे से कांटेक्ट करते हो या नहीं करते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी खुश होने लगता है, उसका धन्यवाद कहने लगता है और कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित रहूंगा। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है, मैं चाहता हूँ कि तुम जो मार्शल आर्ट्स तुमने सीखी है उसे तुम बिल्कुल भी भूलना मत, हमेशा डेली उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि तभी तुम पावरफुल बन पाओगे। और इसी के साथ हमारे एमसी की एक नई जर्नी और एक नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर वो बताने लगता है कि जो वूजियांग काउंटी है वो एक बहुत बड़ी रिवर यानी कि नदी के पास बनी हुई है, और उसमें से एक कट है, और पूरी की पूरी काउंटी, पूरी की पूरी सिटी को उस पानी के उस नदी ने घेर रखा है, और इसके बॉटम से कम 1000 किलोमीटर तक का एरिया इसमें देख सकते हैं। और वूजियांग में अगर कोई बंदा वहां पर चला जाता है, वहां पर तुम्हारे ग्रो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उस जगह पर। और वह अपनी शिप में बैठकर हमारा एमसी वहां से निकल पड़ता है अपनी एक नए सफर पर, और कह रहा होता है कि मैं इस तरीके से इस क्विंगी टाउन को छोड़कर जा रहा हूँ। जब वह जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उसका डॉग भी उसके साथ जा रहा है। जब वो उस डॉग को इतनी ज़्यादा आराम से लेटे हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जरा इस डॉग को तो देखो, ये तो इतनी आराम से चिल मार के सोने में लगा हुआ है जैसे कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़ जाता तो इसका ख्याल कौन रखना, तो रखता इसीलिए मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि ये इतना ज़्यादा यूजलेस बंदा है। और तो और ये बोर्ड पर आया और इसे बीमारी लगी, सीसिक हो गया। जब इतना सोचने में लगा हुआ होता है तभी पीछे से कुछ लोग बातें करते हुए कह रहे होते हैं, जितनी ज्यादा वह जगह, जितनी ज्यादा प्रॉस्परस, जितनी ज्यादा मतलब ग्रो हुई जगह होगी, उतने ही ज्यादा वहां पर डेस्पूट बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उस रिवर में। और ये जो कुंगी टाउन है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल जगह है जहाँ पर इतना सामान नहीं रहता, तो यहाँ पर इतने ज्यादा बड़े लोग कम रहते हैं और इतना ज्यादा ड्रामा नहीं होता। लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज में ये सब ड्रामा तो बहुत ज्यादा कॉमन बात है। और तो और जो अभी यहाँ पर इस टाउन में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि गोथ एंड बंडिस से रिलेटेड था, वह बहुत ज्यादा रेयर बात थी, जो कि हर एक डिकेड में एक ना एक बार तो ऐसा कांड होता ही होता है। लेकिन हम इस इवेंट को अगर वूजियांग काउंटी में, वूजियांग में या फिर तियानलांग काउंटी में कंपेयर करें तो ये बस एक छींकने के बराबर है, एक छींकने के, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। और वो जो चालाक सा दिखने वाला बंदा होता है, इसकी शक्ल देखकर ही पता चल रहा होता है कि जी इसे कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है। और कहने लगता है कि यंग मैन, तुम इस तरीके से क्योंकि टाउन को छोड़ने का डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, तुम अपना नाम बना सकते हो वूजियांग काउंटी में। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे जो अंकल हैं उन्होंने लेटर लिखा है और मैं उन्हीं को देखने के लिए जा रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम्हारे अंकल कौन है। तभी दूसरा बंदा उसे बताने लगता है कि वे वहां पर एक प्रिजन वार्डन है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ऐसा कह सकते हो। और बताने लगता है कि युआन क्वान इसका नेम है, जो लॉर्ड जू है। आपने वाकई में वूजियांग के जो की फिगर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर दिया है। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि मैं जो मंथली मार्शल आर्टिस्ट की मीटिंग होने वाली है मैं उसी में जा रहा हूँ। जैसे ही बात वो बंदा सुनता है तो काफी सरप्राइज हो जाता है और पसनी छूटे लगते हैं उसके, और कहने लगता है कि प्रेसिडेंट वार्डन लेंच मास्टर यान क्वान, इस बंदे का बैकर तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इससे पंगे नहीं लेने चाहिए, ना ही अपने जाल में से फंसाना चाहिए। और तभी बुड्ढा खांसते हुए यंग मैन से कहने लगता है कि नेचुरली सी बात है, ये जो टफ सेक्ट है जो कि बर्निंग सन सेक्ट है वो 2 फैक्शंस है उसके, और ये 3 साल पहले की बात है। उस समय पर जो आयरन स्वॉर्ड फैक्शन था और जीयून फैक्शन था वो उन दोनों के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ा था, और जीयून फैक्शन उस वक्त जीत गया था। तो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्शन बचा हुआ है, और वहाँ पर जो 3 गार्ड्स एंड 4 एजेंसीज हैं जो कि फेमस बॉडीगार्ड एजेंसी और 4 मिलिट्री एजेंसी के नाम से भी मशहूर है। और बात करें मार्शल आर्टिस्ट मीटिंग के उन यंग टैलेंट के लोगों के बारे में जो कि रिसेंटली होने वाली है, मैं इसके बारे में इतना ज्यादा श्योर तो नहीं हूँ। तभी उस अंकल की नजर हमारे एमसी पर जाती है बात करते करते, और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा डिग्निफाइड यंग हीरो लगने में लगे हुए हो, कैसा रहेगा जब ये शिप यहाँ से निकल जाएगी तब तुम मेरे साथ कोई चाय वगैरह पियो मिलके, और मेरी बातों को सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी इस रिवर गुरु से तो तुम्हारे लिए ही फायदा रहेगा। हम रास्ते में इस वूजियांग काउंटी के बारे में बात करेंगे वैसे भी, लेकिन जब ये हमारा एमसी सुनता है ये बात की ये बंदा अपने आप को न जाने क्या समझ रहा है कि इसके पास हर तरह की नॉलेज मौजूद है, और अपने आप को भाई नॉलेज गुरु कह रहा है, सब कुछ जानने वाला भगवान समझ रहा है ये बंदा। ये कहते हुए उससे कहने लगता है, अगर तुम वाकई में सब कुछ जानते हो तो तुम्हें इसके बारे में मार्शल आर्टिस्ट मीटिंग के बारे के डिटेल में बारे में कुछ क्यों नहीं पता। ये बात सुनने के बाद वो अंकल जी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि इसकी सुनने की क्षमता बाकी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
भले ही यहाँ पर इतनी तेज हवा चलने में लगी है उसके बाद भी इसने मेरी बात सुन ली है, वो भी क्लियरली। तभी वो कहने लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस रिवर में जो मेजर इवेंट्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, उनके बारे में पता हुआ है। मुझे छोटी मोटी चीज़ों या फिर मार्शल आर्टिस्ट मीटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी पीछे से कोई आता है और उससे क्या लगता है कि हमारी जो यूथ मार्शल आर्टिस्ट मीटिंग है उसे तुम अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जिसको देखकर वो बुढ़ा काफी सरप्राइज हो जाता है अंकल जी, और कहने लगते हैं कि कैप्टन ली, क्या कोइंसिडेंस वाली बात है, आप यहाँ पर आ गए हो। तभी पीछे बंदा होता है, उसे कैप्टन ली कहकर बुला रहा होता है। तो ये कैप्टन ली उससे कहने लगता है कि जो यहाँ पर जो यूथ मार्शल आर्टिस्ट मीटिंग होने वाली है वहाँ पर कई सारे प्रोडिजी अपडेट हुए हैं, होते हैं और होते रहेंगे। और ये एक ऐसा मेजर पावर है जो कि त्यानलंग कंट्री में अरेंज किया जाता है, जो कि पावरफुल लोगों को इनवाइट करते हैं वहाँ पर। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर प्रोडिजी या फिर अपने आप को साबित करने के लिए जाने लगते हैं, अपने आप को फेमस बनाने के लिए जाने लगते हैं, उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कोई नॉर्मल बंदा वहाँ पर नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ इन्वाइटेड लोगों को ही वहाँ पर परमिशन है, क्योंकि उस मीटिंग में एक ऐसे बंदे को बुलाने के लिए उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन हमारे सबसे ज्यादा पावरफुल और इस यंग जनरेशन का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा, उसे इन्वाइट करने की उन मीटिंग में कोशिश तो की गई थी, लेकिन उस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी ये बात सुनने का तो बंदा उससे कहने लगता है कि मैं जान सकता हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी वो बताने लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं वो स्वॉर्ड्समैन है जो कि व्हाइट में है, जिसका नाम चैन क्विंगयोन है। और तो और यह भी कहा जाता है कि वे बंदा किसी भी फैक्शन या किसी भी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता, और जितनी भी मार्शल आर्टिस्ट सीखी हैं उसकी फैमिली की खुद की मार्शल आर्टिस्ट हैं, और इसकी खुद की इतनी ज्यादा हाईली स्किल्ड स्वॉर्डमैनशिप के साथ उसने कई सारे बहुत ज्यादा ओवर पावर टैलेंटेड को भी हरा दिया है इस पूरी की पूरी वुजेंग काउंटी में। ये बात वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। और जब हमारा एमसी इसकी बात सुनने लगता है तो कहने लगता है मन में सोचते हुए, ये जो चैन क्विंगयोन है जो कि व्हाइट स्वॉर्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है वुजेंग काउंटी में, ये वाकई में ये जो वुजेंग काउंटी है वो वाकई में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई सारे हिडन टैलेंटेड छुपे बैठे हुए हैं। तभी अंकल उसे बताने लगते हैं कि जो यूथ मार्शल आर्टिस्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है वो रेड स्लीप पवेलियन, सेलेस्टियल फ्रेग्रेंस पवेलियन, ब्लेसफुल रेस्टोरेंट 3 साल पहले इन तीनों के द्वारा मिलाई गई मीटिंग के द्वारा उस जगह को और उस इवेंट को बनाया गया है। और लास्ट ईयर से जो रेड स्लीप पवेलियंस के जो टॉप कंटेस्टेंट है, आई मीन लड़कियां होती हैं, ये तो सबको ही पता होगा इसके बारे में, वो सेलेस्टियल फ्रेग्रेंस पवेलियन के साथ उनकी टॉप कंटेस्टेंट्स के साथ compete करने में लगी हैं कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, कौन सबसे ज्यादा मशहूर है और कौन सबसे ज्यादा लॉन्डो को फंसाती हैं। कुछ ऐसा ही समझ लो यार। और इतना ही नहीं, इतना सब करने के कारण, उसके कंपटीशन के रिजल्ट के कारण जो इवेंट है वो बियानुअल बेसिस से मंथली बेसिस पर बदल गया। आई मीन सालाना होते थे ना वो इवेंट, अब मंथली बेसिस पर होता है वो इवेंट, ये कहने का मतलब है उसका। और इतना ही नहीं बल्कि मैं हर एक कंपटीशन में यहाँ पर एक ना एक तो टॉप कंपटीशन मौजूद होती है, जिससे कि यूथ मार्शल कंपटीशन बहुत ज्यादा पॉपुलर बनता जाता है लोगों के बीच में। ये बात सुनने के बाद जिस यंग मैन को बहुत ज्यादा क्यूरियसनेस आने लगती है और वो पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो उस व्हाइट स्वॉर्डमैन चैन क्विंगयोन की जो एबिलिटीज है अभी की, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तभी वो अंकल जी उसे बताने लगता है, मुझे लगता है कि वे बंदा इस समय पर सिर्फ और सिर्फ 20 साल का बंदा है और इसने ऑलरेडी 3rd टायर मार्शल आर्टिस्ट की रैंक पर पहुंच चुका है। ये एक ऐसा बच्चा है जो कि हर एक पेरेंट चाहता है अपनी लाइफ में। और जब हमारा एमसी उसकी कन्वर्सेशन सुनता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये ऑलरेडी इतनी जल्दी 3rd टायर मार्शल आर्टिस्ट पहुंच चुका है, वो भी 20 साल की उम्र में। मुझे ये बात तो एडमिट करनी पड़ेगी, ये बंदा टैलेंटेड तो है। मैं यहाँ पर सिस्टम की मदद से भी अभी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ट्रेनिंग की पीक पर ही पहुंच पाया हूँ। अगर मैं रेगुलर मार्शल आर्टिस्ट में देखा जाए तो मैं एक रेगुलर मतलब नॉर्मल प्रोडिजी कहलाऊंगा और ज्यादा कुछ नहीं। और कंपेयर करें उस चैन क्विंगयोन से, उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ। रेयर पिल्स, मटेरियल्स और कल्टीवेशन एनवायरनमेंट्स जो कि सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं डिटरमाइन करती है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में और कितनी स्पीड से तुम्हारी स्ट्रेंथ ग्रो होती है। और इस समय पर मैं ये कह भी नहीं सकता कि आखिरकार जो चैन क्विंगयोन है वो एग्जैक्टली कितना पावरफुल है। लगता है कि समय आ चुका है कि मुझे और भी ज्यादा एबिलिटीज दिखाने की जरूरत है दूसरों के सामने। अब मैं दिखाता हूँ मेरी मार्शल आर्टिस्ट को जो कि ऑलरेडी पीक एक्सटर्नल ट्रेनिंग स्टेज पर पहुंच चुका है। और जब वह कल्टीवेशन करने लगता है तभी वहां पर उसकी बोट उस फुजियांग काउंटी के पोर्ट पर पहुंच जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उस डॉग को हमारा एमसी नीचे उतारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह डॉग उतरने का नाम ही नहीं लेता। और फाइनली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस डॉग को वह नीचे लेकर आ ही जाता है। और जब वह वहां पर देखता है तो वो जो माहौल होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो रहा होता है और हर जगह चहल पहल मची होती है, जिसको देखने के बाद वह काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और वो इधर उधर घूमते कह रहा होता है कि यहाँ का नजरिया तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी हमारे एमसी की नजर किसी बंदे पर जाती है, जिसको देखने के बाद वह काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सभी लोगों के ऑरा को नोटिस करते हुए कहने लगता है जैसा कि हमने उम्मीद किया था वुजियांग काउंटी से, यहाँ पर क्यू एंड ब्लड के जितने भी डिसिबल्स है वो बहुत ज्यादा डेंस है उनकी क्यू एंड ब्लड। और सभी के सभी लोग बोन मेरो स्टेज पर या एक्सटर्नल ट्रेनिंग पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। और इतना ही नहीं बल्कि में ज्यादा से ज्यादा लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी इंटरनल ट्रेनिंग स्टेज पर भी पहुंच चुके हैं। और तभी जोर से सांस भरता है अपने अंदर
और अपने आप को चीयर अप करके उसके अंदर जाने लगता है एक बिल्डिंग के, और इधर उधर देखने लगता है और यह भी देखता है कि कैसे किस तरीके से लोग प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वे सभी के सभी लोग 20 साल तक के हैं या फिर 20 साल से छोटे हैं, लेकिन उनकी जो फोर्स उनकी बॉडी से निकल रही है, उनकी जो स्वॉर्डमैनशिप है, उनकी टेक्निक्स है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर मेरे कुंगी टाउन में इस तरीके के मार्शल आर्टिस्ट स्टूडेंट होते या टैलेंटेड होते तो अभी तक उन्हें हमारे सुपरवाइजर डायरेक्ट डिसिपल बना दिया था सुपरवाइजर का। लेकिन बात करें इस वुजियांग कंट्री में तो वे सभी के सभी लोग बस रेगुलर इनर डिसिपल्स हैं। तभी हमारा एमसी एडमिनिस्ट्रेटर हॉल पर पहुंच जाता है, जहां पर वो बंदा बैठा होता है और हमारे एमसी से पूछता है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, कहाँ से हो और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। तभी हमारा एमसी एल्डर निये के द्वारा दिया गया एक टोकन जो दिखाता है, उससे कहने लगता है कि मेरा नाम बाईजी है और मैं क्योंगी टाउन से आया हूँ और मैं एक इनर डिसिपल हूँ क्योंगी ब्रांच का ब्लेजिंग सन सेक्ट से, और यह मेरा नेम टोकन है। जब वह एडमिनिस्ट्रेटर उसको देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम एक आउटस्टैंडिंग डिसिपल हो। ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है। और तभी वह बंदा एक बुक को चेक करने लगता है तो हमारा एमसी भी उसमें नजर मारने लगता है कि आखिरकार क्या चेक कर रहा है ये बंदा। और तभी हमारे एमसी की नजर इन सभी के सभी लोगों पर जाती है, जिसको देखकर वह कहने लगता है कि ये सारे के सारे जो नाम लिखे हैं वह सभी के सभी आउटस्टैंडिंग डिसिपल होंगे अदर अदर एरियाज से। तभी वो एडमिनिस्ट्रेटर उससे पूछ लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम ही हो वे आउटस्टैंडिंग डिसिपल। तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो जूनियर ब्रदर बाय। अगर तुम 3 दिन और ज्यादा लेट होते तो शायद तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है ना वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता तुम्हें, और तुम्हारा जो चांस है रिवॉर्ड को क्लेम करने का वो भी तुम खो चुके होते। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि रिवॉर्ड्स क्या हैं। तभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एमसी से कहने लगता है कि तुम्हें हर मंथ में सबसे पहले तो एक बोन मैरो क्लींसिंग पिल मिलेगी, 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एक जॉब मिलेगी पूरे के पूरे सेक्टर में, जिससे तुम्हारी स्टेबल इनकम बन सके और तुम डायरेक्टली प्रमोट किया जा सकता है तुम्हें सुपरवाइजर पर। और तुम्हारी जो मंथली इनकम रहने वाली है 3 सिल्वर्स रहेगी हर मंथ, आई मीन 30 जब तुम कोई भी मिशन कंप्लीट करोगे उसके दौरान। और जब इन रिवॉर्ड्स के बारे में हमारा एमसी सुनता है तो उसके मुंह से पानी निकल पड़ता है, लालच आ जाता है और कहने लगता है कि एक बोन मैरो क्लींसिंग पिल 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट। और जब उसे पता चलता है कि उसे बोन मैरो क्लींसिंग पिल मिलने वाली है तो बताने लगता है कि इसकी जो पावर है वो तुम्हारे इनहेरेंट टैलेंट को बूस्ट करती है, जिससे की मदद से तुम्हारे कल्टीवेशन टाइम है और जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और कम हो जाता है। आई मीन टाइम कम हो जाता है, प्रोसेस स्लो हो जाती है, आई मीन स्मूथ हो जाती है, मक्खन माफिक। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल रहे हैं, जिनका इस्तेमाल मैं सेक्ट के एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए कर सकता हूँ। कितना ज़्यादा फायदेमंद रिवॉर्ड रहने वाला है इस बार का मेरा। और बात करें इस जॉब वाले मैटर के बारे में तो इस समय पर मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस जॉब के बारे में मुझे बेनिफिट नहीं करती ये चीज़, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है। तभी एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल वाला बंदा उसे बताने लगता है कि तुम्हारा जो नया टोकन है तुम इसे अपने पास हमेशा रखना और 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हारी जगह पर पहुंच जाएगा। तो एक बात का ख्याल रखना कि उस रिवॉर्ड को तुम कलेक्ट करो ना तब इस टोकन का इस्तेमाल जरूर करना। और तभी हमारे एमसी को हमारा उसका टोकन मिल जाता है, जिसको देखकर खुशी होते हुए कहने लगता है जबकि अब मैं 3 दिन बाद सारे के सारे रिसोर्सेज को और रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकता हूं। तो उस समय जो मेरे पास अभी समय बचा हुआ है उस समय का इस्तेमाल मैं कनेक्शन बनाने के लिए करूंगा, जहां पर मुझे दूसरे लोगों से जान पहचान बढ़ानी होगी। अगर मैं वाकई में गुड पोजीशन सिक्योर करना चाहता हूं तो मुझे जल्द से जल्द अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि मैं इस समय पर पूरी की पूरी वुजियांग काउंटी में वैसे भी किसी को नहीं जानता। जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तभी वो पीछे से बुलाता है, उससे कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ जूनियर ब्रदर बाय, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे पास कोई जगह है रहने की। मैंने सही कहा ना, मैं तुम्हारे रहने के लिए तुम्हारे सेक्टर में एक जगह ढूंढ देता हूँ, तुम इस बारे में क्या सोचोगे। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी जगह ढूंढ ले अब रहने के लिए खुद ढूंढ लूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब एमसी वहां से जा रहा होता है तो कह रहा होता है कि मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं दूसरी बाहर वाली दुनिया को बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता या फिर नहीं दिखा सकता, तो मुझे अपने रहने की जगह खुद ही ढूंढनी होगी। और लगता है इतना ही नहीं बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सूटेबल पोजीशन देखनी होगी, समय तक बिजी नहीं रहने वाला उस वर्क को लेकर, और ज़्यादा समय तक अपनी ट्रेनिंग को भी नहीं छोड़ सकता ना, मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। और तो और मेरे मास्टर ने मुझसे ये भी कहा था कि यहाँ पर मेरे एक सीनियर ब्रदर है वुजियांग काउंटी में, अगर मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो मैं उनसे मिल सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वो वाकई में मेरी मदद करेंगे। और जब हमारा एमसी वहां से जा रहा होता है तभी उसका डॉग उसके पास आ जाता है, जिसको देखने के बाद उसके सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मेरा इंतजार करने में लगे हुए थे, मुझे लगता है कि तुम इतने ज्यादा अनग्रेटफुल गाय नहीं हो, तुम अपने अमालिक के बारे में अभी भी जानते हो। सबसे पहले तो हम अपने रहने की जगह ढूंढते हैं, पहले कम से कम यही चीज कर लें, फिर हम एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हम अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढने के लिए मैं जरूर जाऊंगा उसके बाद। और तभी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत घर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी टॉप पर खड़ा होकर सभी जगह नजर बना रहा होता है, और वो जगह वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और कह रहा होता है कि मुझे जहाँ पर इस मैनर को खरीदने के लिए 15,000 सिल्वर टेल्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। और ये जो जगह है वो बहुत ज्यादा क्विट, बहुत ज्यादा शांति भरी है और ब्लेजिंग सनसेट से सिक्योरिटी से घिरी हुई है और उसके नजदीकी है, तो मुझे यहाँ से आने जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
और ये जो बालकनी पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है और बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन है। मैं इस जगह का इस्तेमाल कर सकता हूँ सुबह के टाइम पर उस सूरज की रोशनी को, यानी कि पर्पल क्यू को एब्जॉर्ब करने के लिए और कल्टीवेट करने के लिए। और तभी वे उबासियां लेते हुए वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि फाइनली फाइनली अब मैं यहाँ से आराम कर सकता हूँ और मुझे प्राइस के बारे में भी उस एजेंट से ज्यादा नेगोशिएट नहीं करना पड़ा। और उससे बात करते करते खड़े से कल बहुत ज्यादा काम कर लिया है मैंने, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ जिसके कारण चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। और वो डॉग भी अपना आराम करने में लगा हुआ है चिल मार के। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी रेडी होकर निकल पड़ता है और कह रहा होता है सोचते सोचते कि मेरे अलावा जो मेरे मास्टर थे उनके 2 डिसिपल्स और थे, उनमें से एक तो मारा गया था एक आधि साल पहले एक बैटल के दौरान। और बात करें दूसरे डिसिपल के बारे में तो वो उस डिसिपल को ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगता है। और तभी वे एक गेमलिंग हाउस में पहुंच जाता है। यहाँ पर लोग सट्टे वट्टे लगा रहे होते हैं गेम वगैरह में। यहाँ पर एक बंदा हमारे एमसी के पास आता है, उसे पटाने की कोशिश करते हुए उससे कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहोगे सर, अपना लक ट्राई करना चाहोगे, अपनी किस्मत ट्राई करना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया हूँ किसी बंदे को। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि आप बताइए सर आप किसे ढूंढ रहे हो। और तब सारी की सारी डिटेल्स उसे प्रोवाइड करवाई जाती है। तभी वहाँ पर जो वर्कर होता है वो चिल्लाते हुए तांग जैनफेई को बुलाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें कोई ढूंढने में लगा हुआ है। जहाँ पर हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं अपनी लास्ट बेट यहाँ पर लगाकर जल्दी पहुंचने वाला हूँ वहाँ पर। लेकिन जब हमारा एमसी उस बंदे को देखता है तो कहने लगता है कि ये बंदा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लग रहा देखकर। तो जब वह बंदा हमारे एमसी की ड्रेस देखता है तो वो समझ जाता है और कहने लगता है कि तुम जरूर ब्लेजिंग सन साइड से आए होगे, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढने में लगी हुई हो। और जब हमारा एमसी उसको देखने लगता है तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि ये बंदा मेरी कुछ मदद कर भी पाएगा। और इसमें से इतनी ज्यादा बदबू आने में लगी हुई है जिससे देखकर इसे पता चलता है कि इसने कई समय से नहाया नहीं है। तब तो सबसे पहले हमारा एमसी उसे सल्यूट करता है और उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर, मेरा नाम बायजीओ है और मैं मास्टर ल्यू डोंग का डायरेक्ट डिसिपल हूँ और मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी तो खुश होते हुए एकदम चिल्लाता है, वो कहने लगता है कि भाई जी ओ मास्टर ने तुम्हारे बारे में मुझे कई बार लेटर्स में लिखकर बताया है, तुम तो जरूर ही जूनियर ब्रदर हो मेरे। क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए हुए हो? जल्दी से मुझे पैसे उधार दे दो ताकि जो पैसे हैं मैं उनका इस्तेमाल कर उन्हें पैसों को मैं डबल कर सकूं। जैसे ही यहाँ पर पैसों की बात आती है तो हमारा एमसी समझ जाता है कि ये बस मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहा है और वहां से जाते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना सीनियर ब्रदर, आपको इस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन गुड बाय, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन उसका सीनियर ब्रदर उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको जूनियर ब्रदर, यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी भी क्या मची है तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, और मुझे तुम जल्दी से बचाओ कि बताओ आखिरकार तुम मुझे क्यों ढूंढने में लगे हुए होते। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यार इसके बारे में भूल जाओ, वैसे भी तुम अपने आप को तो बचा नहीं सकते, मेरी मदद क्या कर दोगे। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि जबकि तुम यहाँ पर नए हो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा वेल रेस्पेक्टेड है इस पूरी पूरी वुजियांग काउंटी में, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और अगले ही पल वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर मन भर के वो खाना चालू कर देता है। और जिस तरीके से ये बंदा खाने में लगा होता है इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसने कम से कम 10-12 साल से कुछ नहीं खाया। और उसका सीनियर ब्रदर खाते खाते उससे कहने लगता है कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि मैं तुम्हारी कोई भी परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हॉल के जो सुपरवाइजर जू है उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। लेकिन जूनियर ब्रदर तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि अगर तुम किसी को काम के लिए इसके बाद तुम कम्पनसेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि तुम्हें मदद मिल सके और ज्यादा अच्छी तरीके से। तो कैसा रहेगा? और इशारे करने लगता है पैसों के। ये बात सुनने के देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम्हें कितनी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, और वो डायरेक्टली 200 सिल्वर्स मांग लेता है उससे। लेकिन जिस तरीके के एक्सप्रेशन हमारा एमसी बनाने लगता है उसको देखकर वो घबराते हुए कहने लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 100 सिल्वर्स में भी काम चल जाएगा अगर तुम मुझे 100 दे देते हो। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो आधे साल तक जो लाइफ है वो बिना किसी परेशानी के गुजरेगी। तभी हमारा एमसी इससे एक पर्ची जैसा कुछ कागज देता है, शायद इनकी करेंसी वगैरह इसी तरीके से होगी, मुझे तो पता नहीं है, खैर वो सब भूल जाओ। और वो कहने लगता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें ये 100 सिल्वर्स देता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम मेरे लिए चीजों को सेटल करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो उन पैसों को रखकर काफी तो खुश हो जाता है। उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम से चिल मार के रहो, तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं वह उसे मैं संभाल लूंगा। और अगले ही पर हमें एल्डर निये के रेजिडेंस का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बाहर निकलता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी हमारा एमसी एक बॉक्स लेकर खड़ा होता है, इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मेरा नाम बाय जीओ है और मैं ब्लेजिंग सन सेक्ट से आया हुआ हूँ और मैं एल्डर निये का एक्वाइंटेंस हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी हमारा एमसी एल्डर निये के पास पहुंच जाता है, उन्हें ग्रीट करने लगता है और कह रहा होता है कि हम लोग किंग टाउन में मिले थे। ये बात सुनने के बाद एल्डर निये उससे क्या लगता है कि तुम्हें इस तरीके से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है फिर से मुझे, क्योंकि मैं ही तो था जिसने तुम्हें इस आउटस्टैंडिंग डिसिपल का जो टाइटल है अपॉइंट किया था। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाऊं। खैर वो सब छोड़ो, तुम यहाँ पर बैठो। और वह इस समय पर काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं और कह रहा होता है कि मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो सेक्ट लीडर लियो है वो इस तरीके से अचानक से मारे जाएंगे जब मैं उस समय पर उस किंग टाउन को छोड़कर चला जाऊंगा।
खैर उस बारे में भूल जाओ, हमें उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, हमें तुम्हारे बारे में बात करना चाहिए। तुम यहाँ पर जरूर ही उस लिन फैमिली के पार्टनर के लिए, आई मीन लिन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर है ना, उसका पार्टनर, स्टडी पार्टनर बनने के लिए आए होगे, मैंने सही कहा ना? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि तुम मुझे और भी द लिन फैमिली के बारे में बता सकते हो? तभी एल्डर नियो उसे बताने लगते हैं कि जो लिन फैमिली है वो बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स की फैमिली है, जो कि कई सारे सेंचुरी से एग्जिस्ट करती आ रही है। और बात करें ब्लेजिंग सनसेट में और उस लिन फैमिली के बारे में, तो वो किसी चींटी के बराबर है, तुम्हारा ब्लेजिंग सनसेट। और जो लिन फैमिली की मार्शल आर्टिस्ट है वो नेचुरली बॉर्न टैलेंटेड है, सुपीरियर सुपीरियर टैलेंट के साथ पैदा होते हैं वो लोग, ताकि वो दूसरे लोगों को कमांड कर सकें। और तुम इसी से पता लगा सकते हो कि वो आखिरकार कितने ज्यादा टायरेनिकल लोग हैं। और जब इतनी ज्यादा तारीफ सुनने लगता है तो हमारा एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनिंग है वो ऑर्डर के हिसाब से चलती है, जैसे कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, इनर क्यू ट्रेनिंग, और इसके बाद स्टार्ट होती है थर्ड टायर, सेकंड टायर एंड फर्स्ट टायर, और उसके बाद और भी जाती है इनिशिएटिव रियलमी। यहाँ तक कि अभी करंट के जो सेक लीडर है जियांग त्या, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टायर के मार्शल आर्टिस्ट है, आई मीन मास्टर है। यहाँ तक कि जो इंस्टीट्यूटिव रियलमी के मास्टर है वो इस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर मास्टर माने जाते हैं इस पूरी की पूरी लिन फैमिली में। आखिरकार जो लिन फैमिली है वो कितनी पावरफुल है भाई। एल्डर नियो उसे और बताने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी इस बारे में जानने के बाद सरप्राइज नहीं हो, और तुम एक बात का ख्याल रखना कि तुम ये सोच रहे हो कि जो एक नॉर्मल मैटर है कि तुम सेकंड यंग मास्टर के स्टडी पार्टनर बन जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सेकंड यंग मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है कल्टीवेशन में, तो सभी लोग इस बात को लेकर श्योर है कि वो फ्यूचर में अपना नाम जरूर बनाएंगे। अगर तुम उनके स्टडी पार्टनर बन जाते हो तो तुम्हें भी उनके साथ काउंटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा जाएंगे, तो शायद तुम इनिशिएटिव रियलमी में जल्दी पहुंच जाओ। तुम्हारे पास ऐसे कई सारे रेयर चांसेस हैं इस तरीके के जो कि तुम्हारी लाइफ में आएंगे अगर तुम उनके स्टडी पार्टनर बन जाते हो, तो इससे तुम्हारी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी वो लाइफ काफी ज्यादा आसान होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सेप्ट हो जाओ। लेकिन अगर मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी जगह पर मैं भी उनका स्टडी पार्टनर बन जाऊं, लेकिन वो कभी भी हम जैसे बुढ़े लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी सरप्राइज होने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो ये रीजन है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से कम्पीट करने में लगे हुए हैं। मैं तो वहाँ पर उस बंदे का किसी और का स्टडी पार्टनर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे इस मैटर से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दूर रहूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस मैटर में इन्वॉल्व ना हूँ तो ही बेटर है मेरे लिए। ये बात जानने के बाद एल्डर नियो उससे कहने लगते हैं कि ये तो काफी में तुम्हारे लिए रेयर चांस है। अगर तुम्हें पता, अगर तुमने वहां पर अपना इस चांस को एक्सेप्ट कर लिया और तुम उसके स्टडी पार्टनर बन गए तो शायद किसे पता कि फ्यूचर में तुम मेरे बहुत ज्यादा काम आ जाओगे जिए हुए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तभी एल्डर नियो से बताने लगते हैं कि जो 3 मंथ के दौरान यहाँ पर पर्सन है, आई मीन जो टॉप पे पर्सन रहने वाला है जो कि इस पूरे के पूरे इवेंट के दौरान सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट हासिल करेगा उसे स्टडी पार्टनर के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और उन 3 मंथ के दौरान जो पॉइंट्स कलेक्ट होंगे सिर्फ वही पॉइंट काउंट किए जाएंगे उस क्राइटेरिया के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीतने के जो चांसेस है सिलेक्शन में बहुत ज्यादा है। तभी नेक्स्ट सीन हमारे एमसी घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंट्री मारता है तो उसका स्वागत एक लिटिल मेड करती है, जो कि समझ गए होगे, जो कि एक लिटिल सर्वेंट है उसकी। उसे बुलाती है, उससे कहने लगती है कि लॉर्ड एक एक बंदा यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हुआ है जो कि अपने आप को हॉल लीडर बताने में लगा हुआ है ब्लेजिंग सनसेट का, और वो आपको गेस्ट हॉल में आपका इंतजार करने में लगा हुआ है। ये बात एमसी को पता चलती है तो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं अभी भी इस चीज़ की बिल्कुल भी आदत नहीं डाल सकता कि ये लड़कियां मुझे लॉर्ड के घर बुलाने में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस मैनर के बारे में मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे इसका ख्याल रखने के लिए किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी ताकि वो इस मैनर को मैनेज कर सकें। और इसने अपने लिए मेड रखी है, मेड, समझ गई ना। और जैसे ही हमारा एमसी अंदर जाता है तो सामने एक बुड्ढा बैठा हुआ दिखाया जाता है, जिसको देखकर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है सीनियर? मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी इस बुजियांग काउंटी में नया हूँ। तब ये बुड्ढा हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं ली जाऊ हूँ और डेप्यूटी हॉल लीडर हूँ वाटर डिपार्टमेंट से, और मैं ली यांगरू का फादर हूँ। तुम्हारे मास्टर लुओ डोंग वो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे। जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है कि वो ली यांगरू के फादर हैं तो वो काफी सरप्राइज होते कहने लगता है कि आखिरकार इससे मेरा क्या काम है, अब ये मुझसे क्या चाहता है बंदा। जहाँ पर वो बंदा हमारे एमसी से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, जो भी पास्ट में किया था। मेरा बेटे की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा मिड कोर है, वो तुम्हारे जैसे प्रोडिजी से कंपेयर नहीं कर सकता। तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग टाइटल है वो वेल डिजर्व करता है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम ये बात तो समझ ही सकते हो कि मैं एक फादर होने के नाते मैं इस तरीके से देख तो नहीं सकता था ना, और कोशिश तो कर ही सकता था कि मेरे बेटे की जो क्वालिफिकेशन है वो एवरेज में आ रही है, और इसीलिए मैं यहाँ पर अपने बेटे आई मीन मेरी जो डिग्निटी है उसे साइड में रखकर तुमसे जो पूछने वाला हूँ कुछ। ये बात सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है, ठीक है पूछो, क्या पूछना चाहते हो। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ली जाओ है इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा इजी गोइंग है और बहुत ज्यादा सिंसियर गाय है, लेकिन इसने मुझे फिर भी असैसिनेट करने की
कोशिश की है, वो भी मल्टीपल टाइम। और जाओ जियांग को भी इसी के द्वारा भेजा गया था मुझे मारने के लिए। इसे वाकई में ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ पर वो बंदा हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर के लिए आया हूँ, तुम्हारे टैलेंट के साथ। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बोन मैरो क्लींसिंग पिल की और ज्यादा जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पर वो पिल तुमसे मांगने के लिए आया हुआ हूँ। और बात करें तुम्हारी सिंसियरिटी के बारे में, तो मैं अपनी सिंसियरिटी के तौर पर तुम्हें ये 5,000 सिल्वर्स उसके पिल के बदले में देने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम इस बात को लेकर पूरी तरीके से अवेयर हो कि जो डिसिपल्स होते हैं जिनके पास आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, आई मीन टाइटल, वो स्टडी पार्टनर, लिन फैमिली के स्टडी पार्टनर बनने के लिए काबिल है, एलिजिबल है। अगर तुम इसके बदले में, इतने पैसों के बदले में तुम मुझे अपनी बोन मैरो क्लींसिंग पिल देने के लिए तैयार हो, तो मैं उनके स्टडी पार्टनर बनने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लेकिन हमारा एमजी के ख्याल कुछ और ही होते हैं, जो कि मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि इसे वाकई में ऐसा लगता है कि मैं छोटी मोटी चीजों में इतने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा, और डायरेक्टली उसके मुंह पर कह देता है कि आप वापस जा सकते हैं लिटरली, क्योंकि इस समय पर मुझे बोन मैरो क्लींसिंग पिल की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं इसके बदले में किसी और चीज को नहीं लेना चाहता, नहीं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और तभी वह अंकल जी हमारे एमसी को घूरने लगते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है मन में सोचते हुए कि चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम अब और क्या करोगे स्ली फॉक्स। तभी वो जो अंकल जी होते हैं वो हमारे एमसी से कहने लगते हैं, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम इसके बारे में दोबारा नहीं सोचना चाहते? और इसकी इतनी ज्यादा एलोक्वेंस देखते हुए हमारा एमसी डायरेक्टली अपने मेड से कहने लगता है कि लिटिल पीच, जल्दी से इस हमारे गेस्ट को हमारे घर से बाहर निकाल दो, आई मीन इनका रास्ता दिखा दो बाहर का। और अंकल जी जाते जाते कह रहे होते, बेटे तुझे तो मैं देख लूंगा, और गुस्से में वह वहां से चला जाता है। और तभी उसकी लिटिल पीच मेड वहां पर आते हैं और उससे कहने लगती है कि लॉर्ड, मैंने उसे वापस भेज दिया है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि लिटिल पीच, एक बात का ध्यान रखना कि तुम कभी भी स्ट्रेंजर्स को रैंडमली हमारे घर के अंदर मत लाना। ये बात सुनने के बाद वो मेड भी एग्री हो जाती है उससे। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी वो उस टाउन की वुजेंग काउंटी के बारे में घूमने के लिए जा रहा होता है और पता लगा रहा होता है, जहाँ पर तभी उसका सीनियर ब्रदर उसे बुलाने लगता है और बुलाकर उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर, क्या तुमने अभी भी किसी बंदे को ऑफेंड किया है? आज सुबह सुबह मैं सुपरवाइजर जू से मिला था, आई मीन कल के टाइम पर सुपरवाइजर जू से मिला था, और उन्होंने मुझे कह दिया था कि तुमने एक बंदे को गुस्सा दिला दिया है, जिससे कि तुम्हारे जो जॉब का जो सेक्शन होने वाला सेक्ट में वो थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन इस मॉर्निंग में वो मेरे पास वापस आते हैं। जब मैं कल के समय में उन्हें पटाने के लिए गया था, उन्हें 50 सिल्वर कॉइन्स दी थी ताकि मैं उन्हें मना सकूं, लेकिन आज सुबह वो लौटकर मुझे 50 सिल्वर टॉयल्स मेरी वापस कर दी और कह दी कि मैं तुम्हारी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हमारे एमसी को पता चलता है 50 सिल्वर टेस है या कुछ तो कांड किया इस बंदे ने, तभी उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो पैसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुमने आखिरकार किस बंदे को गुस्सा दिलाया है। लेकिन हमारा एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये सारा का सारा कांड उस ली जीयू ने किया होगा। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा तेज है इस मामले में, इसने ऑलरेडी एक्शन लेना चालू कर दिया है। और तभी हमारा एमसी उस सीनियर ब्रदर से कहने लगता है कि तुम बस मेरे पैसे जो भी मैंने तुमने दिए थे वो सारे के सारे वापस कर दो, और बाकी के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें इस तरीके से कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, तुम मेरे जूनियर ब्रदर जो ठहरे। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी डायरेक्टली उससे कहने लगता है बकवास बंद करो और पैसे वापस करो। ये बात सुनने के बाद वो उसका सीनियर ब्रदर से कहने लगता है, खैर जूनियर ब्रदर, खैर तुम समझ सकते हो ना कि चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइट रही हैं अभी के लिए, अभी हाफ पैसे तो मैं तुम्हें लौटा देता हूँ, और बाकी के पैसों की बात करें तो यार प्लीज थोड़ा देख लो ना। और जब वो इतना ज्यादा घबराते हुए अपने सीनियर ब्रदर को देखने लगता है तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि कैसा रहेगा कि मैं जो चाहता हूँ तुम मेरे लिए वो ला कर दो। मैं तुमसे एक बंदे की इंफॉर्मेशन हासिल करवाना चाहता हूँ, अगर तुम जितनी ज्यादा डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन मुझे दोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें पैसा मिलेगा, और तुम्हारी जो द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट हुई तो तुम उन पैसे को भी रख सकते हो जो कि तुमने मुझसे उधार लिए थे। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर ब्रदर भी उससे एग्री होते हुए उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा जो सीनियर ब्रदर है वो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन जरूर लेकर आएगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ कि अगर तुम किसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो। तभी वहां पर सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि डिंग, डाटा ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी। और हमारा एमसी इसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और लेकिन सबसे पहले तो वो अपने सीनियर ब्रदर को निपटाता है और अपनी सारी डिटेल्स उसे प्रोवाइड करवाने लगता है, और कहने लगता है कि मैंने सारी की सारी जो क्लोज आइडेंटिटी है इसके बारे में और एड्रेस के बारे में यहाँ पर लिख दिया है, तुम्हें इस बंदे के बारे में पता लगाना है और लोकेट करना है। और अपने सीनियर ब्रदर को वहां से टरकाने के बाद वो अपने सिस्टम को खोलता है और उस वक्त देखने में काफी तक खुश नजर आ रहा है, और कहने लगता है कि फाइनली एक मंथ तक इंतजार करने के बाद मेरा सिस्टम ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है, और चलो देखते हैं कि आखिरकार क्या चेंजेस हुए मेरे सिस्टम में। तभी वहां पर कई सारे ऑप्शंस और भी आ जाते हैं, यहाँ पर आइटम्स, अपग्रेड, मर्ज, ऐसे कुछ ऑप्शंस वहां पर आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि जो इंटरफेस है इसकी वो काफी ज्यादा क्लीन है, और जो उसमें न्यू मेन्यू जुड़ चुका है, मर्ज फंक्शन आ चुका है, वो देखते हैं कि आखिरकार ये किस चीज के लिए है।
मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा सोल पॉइंट्स, सोल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि मेरे पास इतने ज्यादा सोल पॉइंट्स बचे हुए हैं। तभी उस आइटम शॉप में से हमारा एमसी काफी चीजें खरीदने लगता है, जिसमें गोल्डन का कीड़ा टेक्निक उसे फुल मास्टरी तब कर लेता है, डायमंड बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को भी फुल कर लेता है, 1000 माउंटेड स्पिंट ब्लेड को भी फुल कर लेता है, वार्डिंग स्पेल को भी फुल कर लेता है, प्लंडरिंग थंडर को फुल कर लेता है, आई मीन विलो लीफ ब्लेड रेज को भी फुल कर लेता है, ट्रेसलेस ब्लेड को भी मास्टर में कर लेता है, फुल मास्टर कर लेता है उसको भी, लाइटनिंग स्ट्राइक स्वॉर्ड को भी फुल मास्टर कर लेता है, लाइट बॉडी टेक्निक डिवाइन आई को भी फुल मास्टर कर लेता है। इसकी जो इंस्ट्रक्टिव है उसमें डिवाइन आई उसकी जुड़ जाती है, और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तो वो उसे ट्राई करने के लिए इधर उधर कूदने लगता है। अब वो डिवाइन आई को नेचुरली इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी हिचक के और बिना सोचे समझे। वह डिवाइन आई उसकी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाया करेंगी मुसीबत के समय पर अपने आप वो भी। और तभी उसे जो मर्ज फंक्शन दिखता है उसे ट्राई करने के लिए उसमें उंगली होने लगती है, और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने 10,000 सोल एनर्जी पॉइंट्स इस्तेमाल कर दिए हैं एक साथ वज्र ग्लास बॉडी, गोल्डन गिडर टेक्निक, डायमंड बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक को मर्ज करने के लिए। तुमने 10,000 सोल एनर्जी मर्ज करने के लिए टुगेदर, वो भी 18 कंसेक्यूटिव स्ट्राइक, ब्लेड ऑफ एग्जीक्यूशन, विलो लीफ ब्लेड, ट्रेसलेस ब्लेड, लाइटनिंग स्ट्राइक स्वॉर्ड, इनको मर्ज करने के लिए तुमने इतना पैसा खर्च कर लिया है। और सारी की सारी टेक्निक्स मर्ज होने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जो न्यू स्वॉर्ड स्किल है वो अनलॉक कर दी गई है, टायरेनिकल ब्लेड फुल्ली मास्टर हो चुकी है, न्यू मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक अनलॉक्ड हो चुकी है, वज्र इंडस्ट्रक्टेबल टेक्निक फुल मास्टरी हासिल हो चुकी है इसमें भी। और तभी हमारा एमसी महसूस करने लगता है और कहने लगता है कि जो टेक्निक है जिसको कि इंटरनल ट्रेनिंग और एक्सटर्नल ट्रेनिंग के लिए इसके पास जो मौजूद थी वो सभी की सभी इसकी बॉडी में एक होकर जुड़ चुकी है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनर क्यू रियलमी के मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच चुकी है, और मैं उस बंदे को आसानी से हरा सकता हूं जो कि इनर क्यू मार्शल आर्टिस्ट के रियलमी पर होगा आसपास। और कहने लगता है कि इस समय पर मैं इंटरनल ट्रेनिंग की लिमिट तक पहुंच चुका हूं और मैं ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकता इससे ज्यादा। लगता है कि मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उसमें मुझे अपनी इनर स्ट्रेंथ और ब्रेक थ्रू करना होगा इनर क्यू रियलमी पर। और अगला सीन हमें ब्लेजिंग सनसेट के हेडक्वार्टर वुजियांग काउंटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव हॉल पर आता है तो उसका हॉल मास्टर उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारे आउटस्टैंडिंग रिसिपल बनने की जो रिवॉर्ड थे वो ये हैं, और तुम्हें यहाँ पर 1 बोन मैरो क्लींजिंग पिल मिलती है, और यह रहे तुम्हारे 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो कि तुम्हारे नाम पर इस लेजर में चढ़ा दिए गए हैं, और तुम्हारी मंथली सैलरी रहेगी 30 सिल्वर टेल। और तुम इस बात का ख्याल रखना, अब चेक कर लो सारी सारी डिटेल्स को और यहाँ पर साइन कर दो। और तभी वो एक टोकन देने लगता है, टोकन देते हुए उससे कहने लगता है खैर वो सब छोड़ो, वैसे तुम्हारा जो पहली जॉब है जिसके लिए तुम्हें असाइन किया गया है वो यह जगह है, और तुम्हारी जो पहली जॉब है वो उसे गार्डिंग क्विंशन हर्ब गार्डन को तुम्हें गार्ड करना है। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है क्या ये वाकई में ली जियाओ इतना ही कर सकता था? मुझे ऐसी जॉब प्रोवाइड करवाने में लगा हुआ है जहां पर मुझे एक जगह पर सिर्फ बैठे बैठे इंतजार करना है, और कंट्रीब्यूशन पॉइंट मुझे कम लगेगा लेकिन समय ज्यादा लगेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज भी मेरे लिए अच्छी है। मैं ऐसे ही कोई जॉब ढूंढने में लगा हुआ था, इसने तो मेरा बुरा करने की जगह पे मेरा फायदा ही कर दिया भाई। और लगता है कि उसने ऑलरेडी इस बात को पक्का कर दिया कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो मेरे उस रिक्वायरमेंट तक ना पहुंचे जहां पर 3 मंथ में उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, और इस तरीके से मुझे वहां से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा इन फैमिली के स्टडी पार्टनर बनने से। ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है, लेकिन मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है वैसे भी। तभी वहाँ पर वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उससे कहने लगता है कि किसी ने तुमसे एक मैसेज भेजने के लिए कहा है मुझे, अगर तुम मेरी टर्म को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हारी मेरी जो जॉब है जो तुम्हें असाइन की गई है उसे इमीडिएटली चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे एमसी का घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, और कहने लगता है ठीक है भाई देख लेंगे, तुझे भी अपना भी टाइम आएगा, और मेरे लिए जो जॉब है वो काफी है, मुझे और ज्यादा लालची नहीं बनना। तभी हमारा एमसी क्विंचिंग हर्ब गार्डन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि मार्शल आर्टिस्ट को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए जिन पिल की जरूरत पड़ती है वो जो हर्ब्स हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं, और इसीलिए हर्ब्स किसी के लिए कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें इस क्विंशन हर्ब गार्डन के बारे में तो ये जगह एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है जो कि बहुत ही ज्यादा प्लेन है, और 1000 एकड़ से भी ज्यादा जगह में फैली हुई है ये जगह, और एक मतलब काफी कम ऐसी जगह है जहाँ पर हर्ब्स उगाई जाती हैं इस पूरी वुजियांग काउंटी में। और ये पूरे का पूरा जो हर्ब गार्डन है वो प्रॉपर्टी है ब्लेजिंग सनसेट की। यहाँ पर ऐसे ही कुछ कम लोग होंगे जो कि यहाँ पर ट्रेवल या फिर परेशानी खड़ी करने के लिए आएंगे। लगता है कि इस बार की जो जॉब है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है कि मुझे यहाँ पर मुझे चीफ गार्ड की जॉब प्रोवाइड करवाई गई है। और जब हमारा एमसी वहां पर अपनी जॉब के लिए जाता है तो वहां पर एक बंदा अगर उससे पूछने लगता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है, तभी हमारा एमसी से बताता है, उसे कहने लगता है कि मेरा नाम बाजी हुए है और मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ चीफ गार्ड की पोजीशन को वापस से एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं क्विंशन हर्ब का गार्डन का गार्ड हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और वो बंदा कहने लगता है कि तुम वाकई में हमारे नए चीफ हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा जवान हो। और तभी वो बंदा सैल्यूट करने लगता है, उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा चीफ भाई, मैं इस तरीके से आपसे व्यवहार करने में लगा होता। मेरा नाम वांग इरन्यू है और मैं यहाँ पर क्विंशन हर्ब गार्डन का गार्ड हूँ।
और मैं आपका सबॉर्डिनेट हूँ। लेकिन हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मेरे पास अब खुद का मेरा एक सबॉर्डिनेट है। तभी हमारा एमसी उसे कहने लगता है कि प्लीज आप आज से मेरा ख्याल रखिएगा, मैं अभी अभी इस जॉब में नया हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है चीफ बाय, आज से मैं भी आपके केयर में रहूंगा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। तभी हमारा एमसी खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, अगर वाकई में ऐसी बात है तो मुझे तुम अपने सुपरवाइजर के पास ले चलिए एरेनियो। तभी वह एरेनियो हमारे एमसी को उसके सुपरवाइजर पर ले जाने लगता है। उससे कहने लगता है कि जो हमारा क्विंगचन हर्ब गार्डन है वो करंटली इस समय पर सुपरवाइजर जांग के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन ये यूजुअली सिटी में रहता है और तो और सुपरवाइजर ली ह्यून फेंग है, वही एक्चुअली मैनेज करते हैं इस पूरे के पूरे हर्ब गार्डन को उसकी जगह पर। तो इसीलिए तुम्हें जो रिपोर्ट करनी होगी वो सुपरवाइजर ली को करनी होगी। और जब हमारा एमसी वहां से गुजर रहा होता है वो देखता है तो कई सारे हब्स वहां पर रखी हुई होती हैं और सभी के सभी लोग उनमें से अच्छी अच्छी क्वालिटी की हब्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। और हमारा एमसी को बस सुपरवाइजर ली के पास पहुंचा देता है और कहने लगता है कि ये जो हमारे इस हब गार्डन का न्यूली अपॉइंटेड चीफ गार्ड बाई जीवे है। तभी हमारा एमसी अपना टोकन उसे दिखाकर उससे कहने लगता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा सुपरवाइजर ली, यह मेरा टोकन है आपके लिए मेरे जॉब का। उसके टोकन पर जैसे ही वे आउटस्टैंडिंग डिसिपल पड़ता है तो वो काफी सरप्राइज नहीं दिखता और कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा। अब तुम यहाँ के चीफ गार्ड बन चुके हो ड्यूटी के तौर पर, तुम्हें तुम्हारे यहाँ की हर्ब्स की गार्डन की सेफ्टी के बारे में सोचना होगा। और तुम मुझे इस बात पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि अगर मैं कोल्ड हार्टेड हूँ या फिर तुमसे इस तरीके से बात करूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद ना आए। अगर तुम अपनी जॉब ठीक से नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि ठीक है मैं अपने पार्ट को अच्छी तरीके से करूंगा और तभी वो उसे जाने के लिए कह देता है। तभी एक बंदा आता है उससे कहने लगता है कि सुपरवाइजर ली की जो 1.5 टन की जो हर्ब थी जो कि बॉस जू को बहुत ज्यादा जरूरत थी वो हमने रेडी कर दी है। तभी वो कहने लगता है उस बंदे से कि तुम उस चीज को जल्द से जल्द वहां पर पहुंचा दो और जल्दी से जाओ अपने अपने काम पर लग जाओ सभी लोग। और जब वह एरेनियो हमारे एमसी से कह रहा होता है तो कहने लगता है कि 1.5 टन वह जो हर्ब है वो सभी के सभी उसकी कीमत है वो कम से कम 300 सिल्वर टेज तक पहुंच जाती है। वह लोग वाकई में बहुत ज्यादा पैसा कमाने में लगे हुए हैं, वो भी एक सिंगल ट्रिप से सिटी में। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि तुम्हें बस अपना काम करने की जरूरत है और बाकी चीजों के बारे में भूल जाओ और मैं अपने घर से अपनी सिटी में वापस जा रहा हूँ अपनी चीजों को पैक कर यहाँ पर लाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद रेन्यू भी एग्री हो जाता है। तभी हमारा एमसी सिटी गेट पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखने के बाद वह सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जरा इन लोगों को देखो तो जरा इन लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी लोग जीवन फैक्शन के लोग हैं और जो साउदर्न पार्ट है इस सिटी को वो ब्लेजिंग सनसेट के द्वारा कवर्ड किया जाता है। तो आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है। जैसे हमारा एमसी अपने घर पर जाता है तो उसकी जो मेट्स होती हैं वो उसका स्वागत करती हैं और उससे कहने लगती है कि आप वापस आ गए लॉर्ड, और मैं जल्दी जाकर आंट जूहो को आपके लिए डिनर प्रिपेयर करने के लिए बता देती हूँ। और भाई मेड की सेवा लेने के बाद तो हमारा एमसी कतई खुश नजर आ रहा है। भाई हमारा एमसी छोड़ो हमारे व्यूअर्स को मिल जाएगी ऐसी सेवा सर्विस तो वो भी खुश हो जाएंगे और खुश होकर कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि ये चीज बाकी में बहुत ज्यादा मजेदार है भाई। खैर वो सब छोड़ो। तभी हमारा एमसी अपने कमरे के अंदर आकर उस पिल को देखने लगता है जो कि उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी और इसको पिल को खाने के बाद कह रहा होता है कि मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि जो बोन मैरो क्लींसिंग पिल है वो मुझ पर किस तरीके के इफेक्ट दिखाने वाली है। और तभी वो उस पिल को खाने के बाद देखता है कि उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा गंदगी बाहर निकलने लगती है जिसको सूंघने के बाद कहने लगता है छी यार इसमें तो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। मेरे बॉडी की जितनी भी गंदगी थी या फिर बेकार ब्लड था वो सारा का सारा ब्लड मेरी बॉडी से बाहर निकल रहा है और जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसको खाने के बाद में थोड़ा सा पावरफुल ऑल बन चुका हूँ। मेरी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ चुकी है कम से कम 10% तक, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है। मुझे लगता है कि वह सब इसलिए है क्योंकि मैं बाकी लोगों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ अभी उनकी एज के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि जो लियू जाओ है वो एक जैसी छोटी मोटी चीज़ के लिए मुझसे भीख मांग रहा होगा। मुझे भरोसा नहीं होता इस बात पर। और तभी वह एक बुक निकालता है और कहने लगता है कि ये मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा जल्दी है लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा जो मेरा सोल गैदरिंग स्ट्रीम है उसे लेवल अप करने के लिए, क्योंकि अगर मुझे स्पेल्स सीखने हैं तो वहां पर मुझे फ्यूजिंग करने पड़ेंगे 72 बेसिक एरेस एक साथ और उसके बाद अर्थली डीमन एरे बनाना पड़ेगा और फ्यूजिंग 36 अर्थ डीमन एरेस करेंगे एक साथ तो उसके बाद हेवनली स्प्लिट एरे बन जाएगा। और तभी हर गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और काफी खुशी होते चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो 30 एरेज हैं वो मैंने कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। जो सोल गैदरिंग स्ट्रीम है वो ऑफिशियली मीडियम ग्रेड मैजिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो काफी थक चुका होता है और कह रहा होता है सोचते सोचते बुक को रीड करते हुए कि आजकल मैं जब से यहाँ पर हर गार्डन में बैठा हूँ तब से ये जो दिन जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा पीसफुल जा रहे हैं। ये बहुत रेयर चीज हो गई है कि यहाँ पर कुछ बवाल मचे, थोड़ा एक्साइटमेंट बड़ी चीज हो। जैसे ही अपना हमारा एमसी ये सोच ही रहा होता है तभी रिन्यू उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि चीफ ब्याओ हमारे इस वेस्टर्न हिल साइड में वहां पर कोई घुस चुका है और वहां पर भैंस तोड़ने के बाद
वो हमारी हब्स को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। हमारा जो हाउस गार्डन है उसे डैमेज हो चुका है। जो सुपरवाइजर ली है वो उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है उसके कल्प्रिट को ढूंढने के लिए और उसको जड़ से उखाड़ने के लिए कल्प्रिट को, ये भी मुसीबत है। तभी हमारा एमसी वहां पर जाने लगता है और कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर देखे किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है। और मुझे पता था कि मेरी जो जॉब है वो इतनी ज्यादा स्मूथली नहीं जाने वाली। और हमारा एमसी भागते हुए वहां पर पहुंच जाता है देखने के लिए आखिरकार ये कांड किसने किया है। वहां पर उसके डॉग भी वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं कई सारे, जहां पर देखता है कि जो डॉग है उसे वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लगता है कि जिसने भी उन पर अटैक किया है वो एक इवॉल्व बीस्ट है। तभी पीछे से बंदा आता है, कहने लगता है कि चीफ बाय जो सुपीरियर ली है उन्होंने तुम्हें टाइम लिमिट सेट कर दी है हम सभी के लिए, अब हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तभी पीछे वाला बंदा अगर कहने लगता है, आई मीन जब कहते हुए देखता है हमारा एमसी तो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं जो वे ही है जो कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग पीक पर है। अब मैं देख सकता हूँ कि ये मुझसे नफरत क्यों करता है, जबकि मैं अचानक से यहाँ पर आ चुका हूँ और इसकी जॉब को मैंने छुड़ा लिया है। और इसके आजू बाजू जो में तो दो गाय इसकी सुरक्षा करने में लगे हुए लोग, उनका नाम जाओ डिंग एंड फू जोंगतियान है। और वो दोनों के दोनों इसके लैकीज हैं और दोनों के दोनों बोन मैरो स्टेज पर एक्सटर्नल ट्रेनिंग पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तभी हमारा एमसी इधर उधर देखता है और उससे कहने लगता है कि देखते हैं आसपास क्या हो रखा है। और वो जैसे नोटिस करने लगता है तो कहने लगता है कि जो रास्ता है वो हमें वेस्टर्न हिल पर ले जाने में लगा हुआ है, जो कि धूल भरा रास्ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर एक लैंडस्लाइड भी है जो कि कभी भी खतरनाक हो सकती है हमारे लिए। तो आखिरकार हम उस कल्प्रिट को कैसे ढूंढेंगे, उसके ट्रैक्स को कैसे ढूंढेंगे। इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर। तभी पीछे से एक बंदा आता है चिल्लाते हुए चिढ़ाते हुए हमारे एमसी से कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि जो हमारे चीफ भाई है इनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होगा। तो आखिरकार इनके पास सॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारे चीफ कैसे बन सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी वहां पर भागते हुए जा रहा है और फुल स्पीड में वहां से जंप करने लगता है। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। पीछे वाला बंदा आकर उससे पूछने लगता है कि चीफ भाई आखिरकार आपने यहाँ पर क्या ढूंढा है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि छी आखिरकार इस तरीके से बिना इधर उधर देखे इधर उधर भागने से क्या मतलब है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहां पर किसी के फुटप्रिंट्स होते हैं। इसको देखने के बाद वो बंदा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ मिल गया। एमसी कहने लगता है कि जो फुटप्रिंट्स हैं वो एग्जैक्टली वैसी हैं जैसे कि हमारे हब गार्डन में थे, तो मुझे लगता है कि यही बंदा कल्प्रिट होगा। अब जल्दी से तुम मुझे फॉलो करो। ये बात सुनने के बाद वो दूसरा चलने वाला बंदा उससे कहने लगता है कि हमारी किस्मत वाकई में अच्छी थी कि हमें फुटप्रिंट मिल चुके हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि क्या पता वो कोई मिस्टीरियस बीस्ट है ये भी या नहीं है। तभी एमसी एक गुफा के पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है कि जो बीस्ट है वो इस गुफा के अंदर जरूर मौजूद होगा। हे इरनियू और ओल्ड क्वान और मैं यहाँ पर गार्ड की तरह सुरक्षित बनाए रहेंगे। और बात करें जुओ वे, जाओ डेंग और फू जोंगतिंग में, सारा बाकी का जो बचा कुचा काम है मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये बात सुनने के बाद वे तीनों के तीनों घबराने लगते हैं और आपस में पूछने लगते हैं और मन में सोचते कहने लगते हैं शिट हम तो हमारे ही ट्रैप में फंस गए। और जब हमारा एमसी उनको नजर बनाए रखा ही होता है, उन्हें चढ़ा रहा होता है, तभी पीछे से किसी डीमन बीस्ट के आने की आहट सुनाई देती है उसको और वो मिस्टिकल बीस्ट डायरेक्टली हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, वो भी बिना सोच समझे। जिसे देखकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस इस जुओ वी को एक लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन इसके बारे में किसने सोचा था कि इस डीमन बीस्ट को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है। और इसी के साथ मैं इस एपिसोड के एंडिंग यहीं पर करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएंगे और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट और अपना ख्याल रखिएगा।